मेरे पास एक केस था, ये इसकी एज थी तकरीबन 35 साल। ये खातून मेरे पास आई, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कितना ज़्यादा है? इन्होंने कहा इनका वेट था, जब मैंने किया तो तकरीबन 88 इनका वेट था। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब 2-3 साल पहले मेरा तो वेट ही 62-63 होता था, 60 अराउंड 60। अच्छा, अब ये क्या केस है? और सेकंड इन्होंने मुझे बताया डॉक्टर साहब मेरा ना थोड़ा ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहता है, 140-150 रहता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि, मैंने कहा और क्या होता है? अब वो पेशेंट मेरे पास किस लिए आई है? ओबेसिटी के लिए। हम सिर्फ ओबेसिटी की बेस पे गलगेरिया काप दे देंगे, फ्यूकस दे देंगे, हम इंशाल्लाह फेल होंगे। और अब फिर क्या हुआ कि मैंने ना मजीद पूछने लगे। उसके साथ एक अटेंडेंट आई थी, उसने कहा डॉक्टर साहब ये ना बड़ी परेशान रहती है। मैंने कहा क्यों? कहती जॉइंट फैमिली में रहती है, तो वो इन लॉज वाले वो उनको कभी कुछ कहते हैं, वो कभी खाना टाइम पे नहीं देते, जो इन लॉज के जो हमारे लोकल इश्यूज होते हैं। मुझे लगा, मैं अपना उस केस को देख रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल क्या क्या है। मैंने कहा आपकी परेशानी की वजह क्या है, कब से परेशान है, क्या होता है? उसने कहा एक्चुअल में डॉक्टर साहब मेरी ना 3 साल पहले ना मदर की डेथ हुई थी, उसके बाद से ना मैं ऐसी ही हो गई। मैं उसको देखता रहा। मैंने कहा और क्या होता है? कहती वो जब मदर की डेथ हुई थी ना डॉक्टर साहब पता नहीं गम में रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सदमे में, मेरी ना डेट भी नहीं आती मुझे, मैं सब बिल्कुल ही अब कई महीने गुजर जाते हैं, स्पॉट भी नहीं आता। अच्छा, मैंने कहा और उन्होंने कहा 5-6 माह से ना मुझे ये है कि मुझे ना वो हेमराइड्स हैं, वो तो बवासीर ही लोग कहते हैं कि बवासीर है जी, मौके हैं, वो पेन बहुत करते हैं, ब्लीडिंग होती है। ये मेरे पास ना पहली पेशेंट थी जिसने एक बात मुझे कही, मैं आज तक कभी नहीं कहती, मुझे बवासीर की इतनी पेन है कि कई दिन रहती है। हम ये सोचते थे सर नाइट में जी प्रोलॉन्ग रहती है, वो फलां में वो स्टूल पास करने के बाद ऐसे, कहती कई दिन रहती है, इतना स्ट्रॉन्ग फीचर था इसका। अच्छा, मैंने ना ऑब्जर्व क्या किया, मेरे पास जब वो पेशेंट बैठी है ना, तो अपने ससुराल की वो सारी वो कर रही थी, वो जी मेरी सास ऐसा करती है, डॉक्टर साहब ये हो गया वो हो गया। अच्छा, ये सारी बातें ना करते अचानक ना हंसने लगी, हो डॉक्टर साहब ये वो। अच्छा, हंसने लगी तो मैं कहूँ कि गम की बात कर रही है, अपने परेशानी दुखड़े सुना रही है, तो रो लो भाई, अच्छा रो ना 5 मिनट। फिर अचानक रोते रोते आंसू आ रहे हैं, अचानक फिर क्या किया, अल्टरनेशन में चली, हंसने लगी। एज अ डॉक्टर के तौर पे ना हमारी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम ना ऐसे करके बिल्कुल ब्लैंक होके ऐसे बैठेंगे, यार ये पेशेंट कर क्या रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। ये उसकी थी जब ऑब्जर्वेशन मैंने की। अब मैं आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे होता है। इस पेशेंट को मैंने कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेस्क्राइब किया। मैंने क्या किया, इस पेशेंट को देखा कि सबसे पहले ना जब ये मेरे पास पेशेंट आई तो मैंने इसकी चीज़ों को बाद में अरेंज किया। ये आप लोगों, ये सब लोगों के लिए ना बड़ी अहम है, ये मुझे ना बस 1-2 मिनट दे दे। उसकी मदर की डेथ हुई 3 साल पहले, ये उसकी कॉज थी। अच्छा, वहीं पे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर जब वो यूनेशिया वाली स्टेट में या किसी भी नेटर में हो, किसी में जाती, उसे मेडिसिन दे देते, वो ठीक हो जाती। अब क्या हुआ, मदर की डेथ हुई, काजेशन के बाद क्या क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सैडनेस, डिप्रेशन आने लग गया। मजीद क्या हुआ, मेंसेस उसके एमेनोरिया में, पेशेंट सेकेंडरी एमेनोरिया में चला गया। मजीद क्या हुआ, वेट गेन होना शुरू हो गया, मजीद हेमरॉइड्स हो गए, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया। अब ये क्या हुआ, 3 साल लगे एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होने में। अब मैं बताता हूँ इसको मैंने एनालाइज कैसे किया। मैंने सिंगल मेडिसिन दी, मैंने गिनेशिया दी इस पेशेंट को। इसकी कॉजेशन क्या है कि डेथ एलिमेंट लव फ्रॉम वो पेरेंट्स की, मेंसेस सप्रेस्ड, ग्रीफ आफ्टर ओबेसिटी, ग्रीफ आफ्टर, फिर रेक्टम ब्लीडिंग है। अच्छा, ये हेमरॉइड्स पेन परसिस्टेंट, बिल्कुल परसिस्ट कर रही, जा ही नहीं रही पेन कई दिन तक। ये मैंने उसके सारे चार्ट लिया, मैंने उसे इग्नेशिया 1 एम दी, मैंने बीडी दी सुबह शाम, मैंने कहा 2 दिन लें, और बाकी प्लाज्मा 1 महीने के लिए दे दी। पहला फॉलोअप था ना, उसने कहा डॉक्टर साहब वैसे ना मेरा मूड कुछ बेहतर हो गया थोड़ा सा। अच्छा, मैंने कहा और, कहती वेट भी ना डॉक्टर साहब थोड़े कपड़े लूज हो गए हैं, देखा 2-3 kg उसका वेट भी कम हो गया। जो हेमरॉइड की पेन थी वो कहती डॉक्टर साहब वो ना 2-3 दिन में ठीक हो गई थी, लेकिन वो, अच्छा मैं प्लाज्मा दे रहा था ना, पेशेंट की साइकी बन जाती है। पेशेंट कहता डॉक्टर साहब वो खा रहा था तो ठीक थी, 1 महीना मैं खाती नहीं हूँ, अब फिर ना दोबारा मुझे लग रहा कि हो रही है। मेंसेस अपीयर, कहती मेंसेस भी कुछ बेहतर आए हैं पहले से, क्योंकि अभी 1 महीना गुजरा है, अभी और गया। अब ये क्या हुआ है, ये उसकी, मैं एक दफ़ा फिर बैक जाऊँगा।
ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा डेवलप हुआ है। अगर उसकी मदर की डेथ थी तो ये पेशेंट एसिड फास्ट में भी जा सकती थी। कुछ अर्से बाद कहती है आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब मेरे बाल गिरने लग गए हैं, मैं वो स्टेट में ग्रीफ की, हम कहते हैं ये एसिड फास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन चला गया। ऐसा भी हो सकता था वो कहती कि मैं उसके बाद तो डॉक्टर साहब किसी से मिलती नहीं हूँ, वो नेटरम वाली कंडीशन में चले जाती, ब्रूडिंग करती, बस अपने ना तो जिस तरह मुझे अपने इन लाज की इतनी सारी कहानियाँ सुनाई है नेटरम नहीं सुनाती, वो तो चुप रहती, इतनी सीरियस रहती, आप उसे थोड़ी सी भी नसीहत फरमा दें वो अगली दफ़ा गई। तो इस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप होता है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा ये केस ना मेरे पास आया, अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइबिंग क्या कर सकते हैं क्रॉनिक केस में। एक चीज़ हमने सीखी, एक लंबा अरसा लगा, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ और सिंगल मेडिसिन दी। वो मेडिसिन ने क्या किया, हेड टू टो पेशेंट को पूरा कवर किया। अब जब पूरा कवर कर रहा था उसी को तो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बाकी तो लोकल प्रिस्क्रिप्शन होती है हमारी। ये अस्थमा का केस था, ये तकरीबन 26 साल की एक लड़की है। इसने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे पास जब आई ना, जिस तरह वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में आता, तो मैंने ऑस्कल्टेट किया तो विजिंग साउंड आ रही थी। उसके बाद उसने कहा डॉक्टर साहब मैं लेट नहीं सकती बिल्कुल भी ना। अब हमने क्या करना होता है, सिर्फ अस्थमा के नाम से हम मेडिसिन नहीं दे सकते। हम देंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई आप ABC कोई मेडिसिन दे दें, कोई मदर टिंचर ब्लाटा दे दें या कुछ भी टेम्परेरी रिलीफ दे दें, लेकिन पेशेंट को क्योर नहीं कर सकते। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को भी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा हुआ क्या, कहती वो घर में मैंने झाड़ू झूड़ू दिया, वो डस्ट नाक को चढ़ गई, मुझे अस्थमा ट्रिगर हो गया, तो बाकी अब सारे मामला। कहती मैं लेट नहीं सकती। मैंने कहा सुकून कैसे मिलता है, कहती 2-3 तकिए पीछे रखती तो बिल्कुल फिर मुझे सांस आए ना तो फिर मैं कुछ बेहतर फील करती। फिर उसने मुझे बताया, कहती कि मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है, मुझे मैं धूप में नहीं जा सकती। अच्छा मैंने ना इस कोट को रेड किया, ये देखें कि ह्यूमन जितने हम ह्यूमंस हैं कितनी वेरिएशंस है। इसने मुझे ये बताना चाहा कि ये गर्मी, कहती मैंने अपने शौहर को कहा मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, अगर मैं मर गई ना तो मेरा जनाजा धूप में ना उठाना, तो मरी हुई को भी धूप लगेगी तो मैं तो अच्छा नहीं फील करूँगी। कहती मगरिब के बाद उठाना जब ठंडा हो जाए। अब अगर हमारे पास ये पेशेंट आए और इसको कोई हम होम्योपैथिक डॉक्टर को ठंडी मेडिसिन दे दें तो मेरा ख्याल है जुल्म अजीम करेंगे हम इस पर, पेशेंट ठीक नहीं होगा। अब क्या किया मैंने, केस को सारा लिया, मैं देखता रहा, आहिस्ता आहिस्ता फोकस किया। अब रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, लाइंग मेलोरेशन हेड हाई विद, मतलब मैंने इसको जब एनालाइज किया तो ये पल्सटीला थी। अब मेरे पास आई थी अस्थमा की वजह से, मैं मजीद पूछता गया, उसने कहा मुझे हेडेक होता है। हेडेक होता है तो कैसे होता है, गर्मी से, बाकी सारी मोडालिटी। मैंने इसके बाद में मेंटल पिक्चर ली तो मेंटल भी वैसे ही थी, वो माइल्ड सी, जी डॉक्टर साहब जी जी जी, वो आपको पल्सटीला के पेशेंट को आप जो भी कहना शुरू कर देना वो आपकी हाँ के हाँ मैं हाँ मिलाना शुरू कर देती। मैंने इसे पल्सटीला दी, मैंने कहा 2-2 घंटे बाद लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका वो जो अस्थमा वाली कंडीशन थी उसकी वीजिंग वो सारी जाती रही। अब एक और केस है। अच्छा मैं ना आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ये केस ना बड़ा मज़े का केस है। ये मेरे पास जब आया, ये बेसिकली ना ये एक फ़ौजी है, सोल्जर है। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा ना वज़न नहीं बढ़ता। मैंने कहा तो उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा ये देखें ना, मेरा 62 kg वेट है, 6 फीट मेरी हाइट है। मैंने उसका BMI निकाला ना तो 18.78 था। बेसिकली ये 18 से लेके 24 तक नॉर्मल था, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल लिमिट में भी आखिर में था। उसने कहा डॉक्टर साहब मसला पता क्या है, मैं जब अपने वो जो यूनिट में होता हूँ ना फौजियों में, सारे गर्मियाँ हैं, वो लोग कपड़े उतारते, मैं उतारूँ ना हड्डियाँ ही हड्डियाँ। डॉक्टर साहब देखें ना मैं क्या करूँ। कहता मैं इतने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया हूँ, कोई मुझे अल्फा मैंने इतना पी लिया है, आप मुझे वो ना दीजिएगा कम उसको। मैंने कहा अच्छा। अब मैं उसकी बात सुनता रहा। उसने कहा ये देखें मेरा क्या हाल है, ये सारे, ये उसका क्या था, डिल्यूजन्स था। मैंने इस केस को ना प्रिस्क्राइब किया, मुझे 2 रुब्रिक्स मिली। हमने कलकेरिया को ये समझते हैं कि कलकेरिया बहुत फैटी फ्लैबी होगा, कलकेरिया बिल्कुल बोनी स्टेट में भी आ सकता है। जनरलिटीज बोनी पीपल, बिल्कुल हड्डियां निकली और वाकई निकली थी उसकी, वो झूठ नहीं बोल रहा था, ऐसा नहीं था कि उसका। दूसरी मैंने ली डिल्यूजन इमेजिनेशन स्मॉल हीज, वो कहता था जब मैं अपने बाकी यूनिट में होता हूँ तो मुझे लगता है बहुत छोटा हूँ, डॉक्टर साहब मैं क्या हूँ इनके आगे डॉक्टर साहब। और मज़ेदार की बात बताऊँ, मैंने कलकेरिया का वर्णन दी इस बच्चे को,
एक हफ्ते में मैंने ना इसका 2.5 kg तकरीबन इसका वेट बढ़ गया। मैंने इसको भूख लगने के लिए कुछ नहीं दिया। ये होम्योपैथिक है, ये है अगर हम मिनिमम प्रिस्क्राइब करते हैं तो हम बिल्कुल जिधर पेशेंट हमें लेके जाता है हम उसके साथ साथ चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट हमारे पास आया, हम अपनी मर्जी से जिस मर्जी के दरवाजे में उसे लेके चले जाते हैं। उसकी वजह से हमारे रिजल्ट्स जो है ना कांस्टेंट नहीं आते, परसिस्टेंट नहीं आते। ये मेरे केसेस थे। अब होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि सिंपली ना कुछ चीज़ें बताऊं। कॉन्स्टिट्यूशन इज आइडेंटिफाइड बाय अ स्पेसिफिक रेमेडी पिक्चर। अच्छा, एक सबसे सादा कॉन्स्टिट्यूशन की ये डेफिनेशन है। अगर आप पल्सटीला पढ़े हैं ना, तो पल्सटीला की जो पूरी पिक्चर है किसी एक पेशेंट में पूरी फिट हो जानी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके मेंटल्स यानी उसकी साइकोलॉजी, उसके फिजिकल्स, उसका इमोशनल लेवल, उसकी जनरलिटीज, उसके यानी उसके स्वेट्स, उसके मेंसेस, उसका पर्सपिरेशन, जो भी व्हाटएवर, उसकी भूख, उसकी प्यास, मैक्सिमम अगर आपको एक मेडिसिन में मिल गई ना किसी पेशेंट की, तो ये उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कैसे होता है, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये फिर क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी बंदे में 3 तरह से डेवलप होता है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो इनहेरिटेंस लेके पैदा होता है ना, जेनेटिक्स लेके पैदा होता है, जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उसमें। दूसरा ये होता है, एक तो जेनेटिक्स हो गए, दूसरे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट से सीखता है, वो स्कूलिंग उसकी कैसी थी, किस स्कूल में पढ़ता था, किस मज़हब से बिलोंग करता था, किस इलाके में रहता था, या उसके टीचर्स कौन थे, उनका माइंडसेट क्या था। मीडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उसके रिलेटिव्स कौन थे, उसके दोस्त कौन थे। सारी बात है, अगर फैसलाबाद में कोई बच्चा बड़ा होगा तो वो झुकते तो मारेगा ही ना। उसकी अपब्रिंगिंग है, थोड़े हैं लेकिन डॉक्टर साहब हम आपको गुरु मानते हैं। अब तीसरा क्या होता है, एक तो जेनेटिक्स देख ली, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, तीसरा बंदे ने खुद सीखा, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा। हम सबका अपना एक्सपीरियंस है कि आग जलाती है, हमने ना, हमें किसी ने नहीं बताया, हमने खुद जाके देखा तो हमें पता है क्या क्या है, गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस से। मैं अच्छा, कुछ लोग होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशन को पता क्या समझते हैं कि टोटलिटी ली, पेशेंट आया, उसने जो जो सिम्टम दी ऐसे ली, वो इकट्ठी की, जो मेडिसिन बन गई, हमने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्राइबिंग है। ये नहीं है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये वाली ये कॉन्स्टिट्यूशन की, ये फिलिप बेले ने अपनी बुक में लिखा है, साइकोलॉजी ऑफ होम्योपैथी में। मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा हम क्या करते हैं, पेशेंट ने, अब एक्यूट कंडीशन में हमारे पास पेशेंट आया, उसकी फिजिकल सिम्टम नहीं, मेंटल देखा तो इरिटेबिलिटी थी, हमने फिजिकल कंप्लेंट्स कटी की, मेंटल कंप्लेंट कटी की, हमने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्राइबिंग है। उसने कहा नहीं है। दूसरा क्या है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो डीपेस्ट लेयर होती है ना पर्सन में, जब बच्चा पैदा हुआ था, जो उसका लेयर थी उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वो इसको भी रद्द करता है, कहता है ऐसा नहीं होता, फिर तो हम शायद, उसके नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसने कहा कि टोटलिटी ऑफ पेशेंट्स मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे अरसे तक पेशेंट उस कंडीशन में रहे। जब, अच्छा थोड़ी मुश्किल बात है, जब वो मैंने इग्नेशिया वाला पेशेंट बताया कि उसकी मदर की डेथ हुई थी, आहिस्ता 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 वो इग्नेशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चली गई। तो जब उसकी मदर की डेथ नहीं हुई थी, उससे पहले भी तो वो कुछ थी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन और भी तो होगा ना। अब ये फिलिप बेले ने कहा, अब हम इस चीज पे आए कि 2 किस्म की हम ना प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। एक है लोकल प्रिस्क्रिप्शन, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन। लोकल प्रिस्क्रिप्शन क्या है, ये हमारा टेक होम मैसेज भी है कि जितने हमारे पास एक्यूट्स आए हम उसको लोकली डील कर सकते हैं। हमारे पास लोकल सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट करे। एक्यूट एक्सेसरबेशन हो, मतलब एक्यूट कहते हैं कि क्रॉनिक केस के साथ आया लेकिन उसकी शिद्दत अस्थमा की अचानक बढ़ गई, तब भी आप एक्यूटली लोकल मोडेलिटीज की बेस पे मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसा भी होता है, आपने पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रेस्क्राइब की, पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है लेकिन फिर भी पेशेंट की कुछ नई सिम्टम आने लगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तो दे रहे हैं लेकिन मजीद तो काम नहीं कर रही, फिर क्या करते हैं हम ना, लोकल मोडेलिटीज को जस्टिफाई करते हैं। लोकल कॉन्स्टिट्यूशनल कहाँ पे काम करते हैं, जब भी कोई क्रॉनिक केसेस हैं, पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा, पेशेंट बहुत सारे डॉक्टर से हुआ है, पेशेंट आप कहता है कि डॉक्टर साहब मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व हैं,
ब्रेन इन्वॉल्व है, जीआईटी की सिस्टम है, मेंस्ट्रुअल सिस्टम है, वो उसको यूरिन की कंप्लेंट्स हैं, जॉइंट्स की कंप्लेंट्स हैं, फिर आपको चाहिए कि आप ना कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ लेके, फिर लॉन्ग स्टैंडिंग केस है, बड़े लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहा। ये मेरा आज तक का ना यही था, मैं ये चाह रहा था कि हम ना दो चीज़ों को, आज की मेरी सारी डिस्कशन सिर्फ मैं ये टेक होम मैसेज मैं इसी पे रहना चाह रहा था कि हम दो चीज़ें हैं, जब भी प्रिस्क्राइब करें तो हम देखें कि हम प्रिस्क्राइब क्या कर रहे हैं, लोकल सिम्टम्स को लेके उसी की बेस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या जनरलाइज उस पर कर रहे हैं। आखिरी एक एग्जांपल दूं, आपको शायद और भी बड़ी अच्छी समझ आएगी। अगर अभी ये धोबी घाट के चौक में अगर कोई एक ग्रुप, मतलब डॉक्टर्स ही ले लें, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर एहतजाज करे तो क्या करेंगे, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट हरकत में आएगी, वो उन्हें देखेगी, उनसे नेगोशिएट करना है, डंडा हंडा मारना है, तो जैसे भी उसे उठाना है तो उठा लेंगे। ये क्या है, लोकल इशू है। अगर पूरे पाकिस्तान में सारे डॉक्टर्स ने कह दिया हमारा कोई भी इशू है उनका, इसको हल करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी उठ गई, उनका कोई एहतजाज हर शहर में आना शुरू हो गया, फिर पूरे मुल्क में कोई रिलीजियस पार्टी का कोई कुछ भी आप देख सकते हैं ना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, होगा क्या फिर। अब इधर अगर फैसलाबाद का मसला है तो फिर लोकल गवर्नमेंट उसको हल करेगी। अगर पूरे मुल्क का मसला है, वफाक बैठेगी, वफाक की कैबिनेट है, फिर सूबाई कैबिनेट है, फिर वो सारे लोग देखेंगे, वो फिर मशीनरी देखेंगे कि किस किस को कहना है, एसी को कहना है, वो डीसी को कहना है, वो पूरी मशीनरी के तौर पे आके फिर वो हल करेंगे, क्योंकि वो एक लोकल इशू नहीं है, वो जनरलाइज सारे पूरे शहरों को उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। किसी एक उनके ग्रुप से निगोशिएट करना तो तब करेंगे, तब हमारा जो एक्शन है वो चेंज होगा। तब अगर हम सिर्फ फैसलाबाद के हद तक रहेंगे तब हम लोकली इसको डील करेंगे। बस आज के लिए मैं सिर्फ यही आपको बताना चाहता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो? आवाज़ दीदियाँ आती हैं जी 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 आती हैं, अच्छा डॉक्टर साहब दीदियाँ आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब कितों शुरू करा, मैं तो मुसीबत भरी पई हैं बीमारियाँ। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो पेशेंट है उसके ऊपर जो है वो पूरी उतर गई है कि वो तो अपनी बात को किसी एक जगह से शुरू करना चाहती, डॉक्टर साहब पहले इसका इलाज कर लो, इसका बाद कर लो। बिल्कुल ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये डॉक्टर नईम साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि अक्सर हमारे पास खवातीन आती हैं तो आके कहती हैं डॉक्टर साहब मैं तो बीमारियां दी भरी पई हैं, दसो कितों शुरू करा। ये होता है कि इतने बॉडी के सिस्टम इन्वॉल्व हो गए, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या है, कम क्या है, कहाँ से शुरू करूँ। ऐसे केसेस को अगर आप लोकली मेडिसिन देंगे तो अक्सर आपको उतना अच्छा फ़ायदा नहीं होगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। जी डॉक्टर आपने वो केस दो बयान किए हैं जी, एक जिसमें आपने गनेशिया मरीज को दी, तो आपने उसका टोटलिटी में जब वो शौक में थी तो एक लंबे पीरियड में शौक में गई, तो उसके जो सिम्टम थे क्या पल्स टीला में नहीं चलेगा जैसे आपने बयान किया है। नंबर दो, आपने वो पहला केस बयान किया है जिसमें आपने जिंक मर्क सेलेक्ट की, जिसमें कॉज थी शॉक थी, वॉकिंग जो थी वो नहीं चल सकती थी, और साथ था वो रिपीटिंग द क्वेश्चन। क्या जिंक मेट के अलावा और भी मेडिसिन आती हैं जो इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम को कवर करें? अच्छा इनका ना मैं एक मिनट रुकीगा, इनका डॉक्टर साहब का एक क्वेश्चन है कि जो मैंने इग्नेशिया पेशेंट को दी उसको वो शॉक में गई थी, उसकी मदर की डेथ हुई थी, तो क्या वो पल्स में चली जाती, लंबा अरसा रहा? डॉक्टर साहब ये तकरीबन मैंने उसकी ना 6 डिफरेंट सिस्टम की सिम्टम ली, ओबेसिटी इग्नेशिया में फॉल कर रही, उसकी हाइपरटेंशन, उसकी साइलेंट, अब सैडनेस में साइलेंट है, चुप करके ग्रीफ सहती है वो। फिर सेकंड है सेकेंडरी एमेनोरिया में चली गई। अब ये देखें ना, एक काज आई, उसने बॉडी के हर सिस्टम पे जो जो इफेक्ट किया सारे कलर्स को मैच करेंगे तो फिर मेडिसिन देंगे ना। अब ये देखें एमेनोरिया में चली गई, हेमरॉइड्स हैं, मैंने एक बात बताई, अब इसकी कहती कि मुझे पेन इतनी है, वो परसिस्टेंट है ना। अब ये देखें, ये इसके बिल्कुल साथ नेट्रोम्योर आ रही है, लेकिन नेट्रोम्योर इसको हेमरॉइड्स को कवर नहीं कर रही। नेट्रोम्योर की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है पल्स नहीं, पल्सटीला में वो नहीं है, पल्सटीला की कोई एक सिम्टम भी उस तरह की है ही नहीं, वो प्रेजेंट ही नहीं कर रही, तो हम पल्सटीला क्यों देंगे?
हम तो वो देंगे ना जो पेशेंट हमारे पास लेके आया, हम इंडिकेशन की तरफ चलेंगे। रसीला की वो पिस्ता के उसका जो है शौक है, सेंसिटिव है गम फिक्र से, और इसमें ब्लड प्रेशर है हाई वगैरह, ओबेसिटी है सब। अब बिल्कुल अच्छा ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब ने बात की ना कि पल्सीला में भी शॉक है, पल्सीला में भी ओबेसिटी, अगर हम ये सिर्फ जनरल सिम्टम लेने ना, ओबेसिटी, शॉक, शायद कोई 50 मेडिसिन होंगी जिसको हमने शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। हाँ, अब ये देखें हम क्या करते हैं रेपर्टराइजेशन में, हम पेशेंट की सिम्टम ले लेके उसको अरेंज करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। उसमें जब मैंने एनालाइज किया तो पल्सीला करीब भी नहीं है, क्योंकि बाकी पेशेंट की शॉक के अलावा जो सिम्टम्स है, हेमराइड्स, पल्सीला की वो वाली जो उसकी पेन है इतनी सीवियर। अच्छा, अगर हम मेडिसिन दे दें और पेशेंट की जो हेमराइड्स की इतनी सीवियर पेन है, हमारी मेडिसिन कवर ही नहीं कर रही जो पेशेंट की इतनी सीवियर सिम्टम है, तो मेरा ख्याल है तो हम तो अपनी प्रिस्क्रिप्शन को भी शायद जस्टिफाई ना कर सके कि हमने क्या दी है। और दे ही नहीं रही ना उसको। वो जो जी जी। अच्छा मेडिसिन आ नहीं आ अच्छा, जो जिंकमेट में और भी मेडिसिन आ रही है ना, ये कहाँ से लाएंगे? फर्स्ट है मैं ठीक है डॉक्टर साहब, ये वाला जो ना मेडिसिन ही एक कवर कर रही है। मैंने बताया कितना मज़ेदार, देखे ना कि क्या कभी कभी इतना पेशेंट एग्जैक्ट आपको लेके चलता है, ऐसे लगता है कि यार जो मैंने करना था ना एज अ डॉक्टर वो कुदरत ने मुझे करवा दिया। अब ये देखें, मैं फिर रिपीट करता हूँ, मुझे इतना मज़ा आया इस रूब्रिक को पढ़ के। एक मेडिसिन उसने कहा रिपीट क्वेश्चन ओवर एंड ओवर इन अ सिंगिंग टोन। सिंगिंग टोन क्या है? की हाल है ताड़ा। अब वो ये भी तो कह सकती की हाल है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ की हाल है ताड़ा। आप बंदा कौन है? आप बंदा, उसका अपना बंदा है, मैं उसे पूछ रहा हूँ उसे जानी कैफियत में, आप बंदा कौन है? जब तक मैं उसे इंटरप्ट नहीं कर रहा वो अपनी बात रिपीट कर रही। अब इतनी हमें एग्जैक्ट चीज़ मिल जाए, वो उन्होंने बताया कि 4000 से ज़्यादा रेमेडीज प्रूव हो गई है, तो एक रेमेडी में इतना सब कुछ खूबसूरत मिले तो हमें क्यों ज़रूरत है हम किसी और की तरफ जाए? यहाँ पे पहुँच के भी वो कहते हैं ना, वो दो भलवान जी एक ने ढा लिया थले तो उनके ना मैं की करा। तो अब इतना करीब पहुँच गए तो अब हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो इसी तरह हमने निकाली है, हमने सीपीएम इसी तरह निकाली। जी जी बिल्कुल। आप सब लोगों की पेशेंस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी, और सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वो इस तरह के खूबसूरत एक प्रोग्राम अरेंज करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे होम्योपैथी की अगर हम बात करें, होम्योपैथी के फेस की, तो इस तरह के प्रोग्राम होना ये हमारे लिए हमारी सोसाइटी को पूरा अपलिफ्ट करेगी, हमारे होम्योपैथी के फेस को क्लियर करेगी, हम सारे लोग ग्रूम करेंगे। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब वालेकुम। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि देखने उन्होंने सवाल किए कि आपने फलस्तीना में उसने यही हमारा अलमिया है जिसकी वजह से डॉक्टर साहब इधर आ जाए। कोई मैं इधर बात कर रहा हूँ। होम्योपैथी जो आवाज़ ऊँची कर रही है, जी जी होम्योपैथी बदनाम ही इसी चीज़ ने की है कि हमने एक जेल में बिठा लिया कि जो हमारा ग्लेशियर है ना वो सिर्फ गम का हालत होगी और उसका काज होगा तो यही होगा। ऐसा नहीं है। अभी आपको माशाल्लाह हम इसीलिए आ रहे हैं, हम सीखने आ रहे हैं, हमें ये सर आपकी मोहब्बत है सर। प्रॉपर्टी जो आती है, कुछ लोग हमें कहते थे ये शजर ममनुआ है, मैं नाम नहीं लेता, कुछ कहते थे उनके पास कमी थी, ये कैलकुलेटर है। तो आपकी बातों से पता चला ये कैलकुलेटर नहीं, ये फन है। जी जी तो बिल्कुल। आपने माइंड सेक्टरों को कैसे कन्वर्ट किया? मरीज तो अपनी तरफ से बोल रहा है। जी जी अब अग्नेशिया में एक फॉर्म के दर्द वाली मरीजा थी, मैं तो बात करूँ, उसको तो कोई गम नहीं था, ना उसका शोहर ना वादा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पाँव में दर्द था। तो वो और उसका जो मियाँ वो होम्योपैथ, उसने दवाई दी उसको और कभी स्टार्स दे दी, कभी लक्सेस दे दी, कभी फस्टिला, तो ठीक ना हुई, लेकिन वो ना खामोश रही, अपना भी काबू करती थी प्रॉब्लम। लेकिन जब उसको तकलीफ बढ़ी ना, उसने कहा जाए पहाड़ में आपकी होम्योपैथी, मैं तो तकलीफ में हूँ, मुझसे तो काम नहीं हो रहा। अब इसकी दवाई अग्नेशिया बनी है, मुझे बताएं यहाँ कहाँ डेथ हुई है? एक तो वो डिफाइंड कर गई, हम कहते हैं ना ये ऐसे ही है। दूसरी थी कि मॉरल जो सेंसिटिविटी थी, बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें थी पहले कि मैं कुछ ना कहूँ, लेकिन जब नहीं हुआ वो डिस्कनसेंटेड हो गई, तो तीनों अलामतें मिलाए अग्नेशिया आ जाएगी।
अब हम कहेंगे जी ये कहाँ से आ गई, भाई ये जो हमारी पार्टी है ये शाबत साहब ने परसों नहीं लिखी, बिल्कुल, या बिल्कुल। मैंने नहीं लिखी, ये जब से कैंट ने इसको लिखा है। अभी तो मैं सवाल करने लगा हूँ थोड़ा सा कि चैप्टर बने हुए हैं आई के, नोज के, सब बने हुए हैं, तो जो माइंड में लिखा हुआ है स्टमक, एब्डोमेन, आईज, तो वो सर क्या है, वो जरा मेरा असल में सवाल है, बाकी तो मैं आपका। अच्छा, एक तो सब डॉक्टर साहब के लिए ना बहुत सारी क्लैपिंग करें। इनका ना अक्सर ये, मेरी इनसे दूसरी मीटिंग है, ये इनकी जो ऑब्जर्वेशन है या इनकी जो चीज़ें ना माइंड पे इनकी काफ़ी अच्छी ग्रिप है। हर बंदा पेशेंट को ना उनके माइंड को इतना अच्छा हम कैप्चर नहीं कर पाते ना, क्योंकि मुश्किल चीज़ है ह्यूमन ब्रेन को समझना। हमारी फिजिकल बॉडी के 1000 किस्म के टेस्ट हैं, LFT RFT पता नहीं क्या क्या, माइंड के इतने टेस्ट भी नहीं है। उसको हम क्या समझते हैं, सिर्फ उसके एक्सप्रेशन से समझते हैं। दूसरा, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की कि माइंड में हम जब जाते हैं तो उसमें स्टमक की चीज़ें हैं या आई की, डॉक्टर साहब वो कंकॉमिटेंट्स हैं बेसिकली, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो कंकॉमिटेंट है। स्टमक एंग्जाइटी वो कंकॉमिटेंट्स को डिफाइन करती है। यानी कि अगर किसी, जिस तरह मैंने वो फाटक की रेपर्टरी से लिया कफिंग हिप्स एग्रावेशन, वो एक कंकॉमिटेंट लिया मैंने, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो कंकॉमिटेंट्स है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी।